हेलो एवरीवन। कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के लिए काफ़ी लंबा इंतज़ार करना पड़ रहा है और आप मेहनत भी उस चीज़ के लिए कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार बढ़ता ही जा रहा है, तो एक चीज़ ध्यान रखिए आशावादी बनने के लिए कि ईश्वर आपको कुछ बड़ा देना चाह रहा है। वही हुआ यूपीट्रिपल एससी का। पिछले 4-5 दिनों से आप देख रहे हैं कि नोटिस पे नोटिसें आई जा रही हैं। मेरे चैनल पे जब मैंने इसको शुरू किया था तो एएसओ की तैयारी के लिए ही ये समर्पित था चैनल, आज भी है। तो अक्सर लोगों के कमेंट आते थे कब एग्ज़ाम होगा, कब क्या होगा। कई बार कुछ अभद्र भाषा का भी प्रयोग करने वाले भैया जन या बहनें कुछ मतलब फ्रस्ट्रेशन में कह देते थे कि कभी एग्जाम नहीं होगा, ये होगा, वो होगा, यूपीट्रिपल एससी इतना आयोग, कौन आयोग कैसा है। मैं बस केवल एक बात कहा करता था, अगर आपको याद हो, कि आपका काम है पढ़ना, पढ़ते रहिए, एग्जाम का डेट तो आ ही जाएगा। और अंततः वो दिन आ गया, 22 मई को आपका एग्ज़ाम है। और जानते हैं आप कि 4200 ग्रेड पे की ये जॉब है, एक ही पेपर है और उसके बाद में फिर उसका रिजल्ट आएगा। और रिजल्ट भी आने में ज़्यादा तकलीफ वाली बात इसलिए नहीं है कि इतने कम एप्लीकेंट है, टोटल 10,144, उसमें से भी ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 हज़ार बच्चे एग्जाम देंगे, 8 हज़ार से ज़्यादा नहीं देने वाले। और उसमें भी 8 हज़ार में भी 5 या 6 हज़ार ही ऐसे होंगे जो वास्तव में एलिजिबल हैं। बाकी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास वैलिड कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये सब तो ऐसी बातें हो गई जिनको लेके आपको जो भी तैयारी कर रहे हैं सीरियस होकर, उनको बहुत ज़्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि ये तो वैकेंसी बहुत ज़्यादा हो गई, एप्लीकेंट बहुत कम है। चूँकि पोस्ट आप अंततः जॉब जो है 904 लोगों को ही मिलनी है, तो पोस्टों से ज़्यादा तो एप्लीकेंट हर हाल में है ही, और बैठेंगे भी उससे ज़्यादा मात्रा में, और जो भी हैं ज़्यादातर सीरियस एप्लीकेंट ही हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है। जैसे कि मैं हर बार बताता रहता हूँ कि जो जीएस है और जो हिंदी है, ये तो जो भी यूपीट्रिपल एससी या यूपी के किसी भी एग्जाम की तैयारी करता है बंदा, वो उस जीएस और हिंदी तो वो पढ़ता ही है। अपना सब्जेक्ट अगर आपने पीजी किया है तो अपना सब्जेक्ट में भी कोई एकदम ब्लैंक नहीं होता, अपना सब्जेक्ट भी कम बेस सब जानते ही हैं। लेकिन ऐसे लोग जो स्टेट्स बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको ये टेक्निक्स ऑफ स्टेट्स एनालिसिस में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो मैं ये नहीं कहता कि होगी ही, हो सकती है जिनका थोड़ा स्टेट्स बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। तो इसीलिए मैंने शुरू किया था कि टेक्निक्स ऑफ स्टेट्स एनालिसिस अपने चैनल पर हम पढ़ाएंगे। शुरू के 2 टॉपिक जो हैं सिलेबस में, आपके टोटल 12 टॉपिक हैं टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस में, जो यूपीट्रिपल एससी ने सिलेबस दिया था उसमें से 2 हम खत्म कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। तीसरा टॉपिक ये है और हम डिटेल में पढ़ाए हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो उसमें से मल्टीपल दुनिया भर के आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बना लेंगे और उसके इतर कोई एक सवाल नहीं आएगा, सब वही सारे उसी से सवाल आएंगे। तो 8 मई तक हमने टारगेट रखा कि आपका पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे। तीसरा टॉपिक का पहला वीडियो आप ऑलरेडी आपको दे दिया है, दूसरा वाला वीडियो है। उसके बाद में मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, टॉपिक 4 जो है आपके सिलेबस का, वो आपको हम कल पढ़ा देंगे। ऐसे रात को 11-12 बजे के आसपास वीडियोज़ हमारी आपको मिल जाएंगी, 1 बजे 2 बजे रात को, ऐसे इसी टाइम। चलिए तो हम शुरू करते हैं। ये 3 का सेकंड है और ये हम पढ़ रहे हैं टॉपिक कौन सा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसको हिंदी में कहते हैं डेटा का प्रस्तुतिकरण। अच्छा, एक चीज़ और कि हिंदी और अंग्रेजी मीडियम वाले जो भैया बहन हैं उनको थोड़ा कोई हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश से कंप्रोमाइज़ करना उनको थोड़ा मुश्किल होता है, इंग्लिश वालों को हिंदी में। तो इस बार मैंने सोचा कि हर टॉपिक का हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अलग अलग 2-2 वीडियो बना दिया करेंगे। तो ये हिंदी में ये वीडियो रहेगा। शुरू में इंट्रो में आप भले 2-4 ये एक पैरा देख रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन ये वीडियो कंप्लीटली हिंदी में रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे तो इंग्लिश में बनाएंगे सेम टॉपिक का। तो जिसको खूब अच्छे से अपनी तैयारी करनी है तो स्टेट्स का आप सिलेबस भी जाके देखिए, उसमें जो यूपीट्रिपल एससी ने जारी किया है तो उसमें हिंदी में आपका सिलेबस जारी नहीं किया उन्होंने, टेक्निक्स ऑफ स्टेट एनालिसिस वाला, वो पूरा इंग्लिश में ही है। तो आप हिंदी में ही अगर आपको एग्जाम देना है, फिर भी कुछ एक ऐसे टेक्निकल वर्ड्स होते हैं सांख्यिकी के, मतलब स्टेट्स के, कि जिनको हिंदी में जान पाना समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है, उसको हिंदी में भी इंग्लिश वाला ही वर्ड करके लिखते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम के तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों वाला वीडियो देखें तो आपके लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। और बाकी इंग्लिश में भी जो मैं बनाऊंगा तो इंग्लिश वाले भैया बहनों के लिए ये कहना है कि इंग्लिश में बनाऊंगा तो समझाऊंगा तो मैं हिंदी में ही कंटेंट इंग्लिश में लिखा रहेगा, तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हिंदी वालों के लिए आप इंग्लिश वाला भी अगर देखें तो आपको और हेल्पफुल होगा, बाकी आपकी जैसी इच्छा। तो ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, इसमें हम 2 पढ़ चुके थे। टोटल 3 तरह से मुख्य रूप से डेटा को प्रस्तुत कर सकते हैं सांख्यिकी में। कौन कौन सा वो 3 तरीका है? एक है टेक्सुअल, मतलब टेक्स्ट के फॉर्म में, दूसरा है टेबुलर यानी सारणी के फॉर्म में, और तीसरा था डायग्रामेटिक या ग्राफिकल यानी ग्राफ के फॉर्म में या आरेख के फॉर्म में। तो 2 हम पढ़ चुके हैं लेक्चर नंबर फर्स्ट में, इसके 3 के फर्स्ट में। और अब ये जो आरेखीय फॉर्म है, जिसको आरेखीय फॉर्म में हम नोट करेंगे, डेटा को लिखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, वो वाला फॉर्म यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आरेखीय फॉर्म की विशेषता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, सबसे अच्छी वाली विशेषता ये है कि आप किसी भी डेटा को अगर टेक्स्ट के फॉर्म में लिखें या टेबुलर फॉर्म में लिखें तो उसको कंपैरेटिवली समझने के लिए ज़्यादा एनालाइज करने की जरूरत पड़ती है। और जो आरेख होता है किसी चीज़ का ना, तो वहाँ शब्द नहीं होते, वहाँ चित्र होता है। और जब आप फिगर देखते हैं, कोई भी हो चित्र हो, आप चित्रों के माध्यम से किसी भी चीज़ को समझना बड़ा आसान हो जाता है। आप कम पढ़े हैं, ज़्यादा पढ़े हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोगों को भी चित्रों के माध्यम से डेटा या सांख्यिकी के तथ्य आंकड़े समझाने में बहुत आसानी होगी, जिनको सांख्यिकी की वास्तव में बहुत ज़्यादा समझ नहीं है। आगे आप देखेंगे चित्रों के माध्यम से मैं बताऊंगा। और इसका सोर्स जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इसके पहले मैं ग्रेजुएशन वगैरह के बुक से या बीके कपूर के बुक से ये बनाता था कंटेंट, लेकिन इतना हाई लेवल का सवाल आएगा नहीं, तो रेफर कर रहा हूँ मैं एनसीईआरटी, तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। तो इसमें इंग्लिश में है, 2-3 लाइन 4 लाइन इंग्लिश ही देख लीजिए पहले, उसके बाद इसको मैं समझाता चलूँगा कि जो डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है, ये तीसरा, दिस इज द थर्ड मेथड ऑफ प्रेजेंटिंग डेटा, या डेटा को प्रेजेंट करने की तीसरी विधि है। दिस मेथड प्रोवाइड द क्विकेस्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एक्चुअल सिचुएशन टू बी एक्सप्लेन्ड बाय द डेटा इन कंपैरिजन टू टेबुलर और टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन। ये कह रहा है कि टेक्सचुअल या टेबुलर प्रेजेंटेशन में जो हम डेटा को समझते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आसानी से इसको हम
डायग्रामेटिक फॉर्म में समझ सकते हैं डेटा को कि वो डेटा कहना क्या चाह रहा है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा ट्रांसलेट्स क्वाइट इफेक्टिवली द हाईली एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज कंटेंट इन नंबर्स इनटू मोर कंक्रीट एंड इजीली कम्प्रिहेंसिबल फॉर्म। तो ये कह रहा है कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म जो भी है डेटा हमारा लिखा गया है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, तो उसको बहुत आसानी से सारगर्भित रूप से समझने के लिए ये वाला विधि बहुत ज़्यादा प्रभावी है। डायग्राम्स में भी लेस एक्यूरेट, कई बार आप डायग्राम बनाते हो तो बहुत सीधा साधा ना बने, बहुत अच्छा ना बने, तो वो लेस एक्यूरेट हो सकता है कि उतनी एक्यूरेसी उसकी ना हो, लेकिन समझने के मामले में उसका कोई तोड़ नहीं है। आप जो चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं वो आप अलग अलग सारणियों के माध्यम से या टेक्स्ट के माध्यम से उसको समझना उतना आसान नहीं होता जितना आसानी से आप चित्रों के माध्यम से समझ सकते हैं। अच्छा, ये लेक्चर देखने के पहले आप इसका 3 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे तो आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएंगे, आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि हम कंटिन्यू कर रहे हैं, पहला और टेक्सुअल और टेबुलर उसमें अच्छे से बता चुके हैं, तो ये डायग्रामेटिक वाला इसमें ये तीसरा लेक्चर इसमें कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो वाला लेक्चर आप नहीं देखोगे तो इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको। तो ये जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है डेटा का, इसमें 3 तरह का डायग्राम बनते हैं कि मतलब डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है तो इसमें डायग्राम बनेंगे, उसी के माध्यम से आप समझ पाओगे। इससे संबंधित सवाल जरूर आएगा एग्जाम में, मैं बार बार रिएटेट कर रहा हूँ अपना सेंटेंस, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। तो अमंग देम द इंपॉर्टेंट वंस आर द फॉलोइंग। जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन डेटा का होता है उसमें 3 मुख्य डायग्राम होते हैं, 3 तरह का। एक होता है ज्योमेट्रिक डायग्राम, दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम और तीसरा होता है अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। हिंदी में इसको जान लीजिए ज्यामितीय आरेख, बारंबारता आरेख और अंक गणितीय रेखा ग्राफ। ये हिंदी में यही चीज़ हमने लिखा कि डेटा को प्रस्तुत करने का एक तीसरा तरीका है कौन सा, आरेखीय या चित्रमय प्रस्तुतिकरण डेटा का। यह विधि सारणीबद्ध या पाठ्यक्रम या पाठ्य प्रेजेंटेशन की तुलना में डेटा की सबसे तेज समझ प्रदान करने वाली विधि है। डेटा की आरेखीय प्रस्तुति काफ़ी प्रभावी ढंग से संख्याओं में निहित अत्यधिक अमूर्त आइडियाज को आसानी से बोधगम्य रूप में अनुवाद करती है। आरेख कम सटीक हो सकते हैं, बिल्कुल, इट कैन बी लेस एक्यूरेट कौन डायग्राम्स, लेकिन तालिकाओं की तुलना में ये बहुत अधिक प्रभावी होते हैं। जिनको बड़े बड़े टेबल समझ में नहीं आते, संख्याओं का खेल इतना समझ में नहीं आता, तो उसी संख्याओं को आप जब डायग्राम के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसको समझना कंपैरेटिवली काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब यहाँ से फिर हम NCERT के पास पहुँचते हैं, वहीं से हम कंटिन्यू करेंगे अपना। तो जितना आपने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ लिया था, पहला टेक्सचुअल वाला, दूसरा आपने पढ़ लिया था टेबुलर यानी साड़ी वाला। तो अब आपको पढ़ना क्या है, आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो यहाँ से देखिए आंकड़ों को प्रस्तुत करने की यह तीसरी विधि है। ये सब हमने बता ही दिया आपको। तो अब यहाँ चले आते हैं, ये भी अभी बताया आपको कि सामान्यतः कई प्रकार के आरेखों का प्रयोग होता है, मतलब कई तरह के डायग्राम बनाए जा सकते हैं जिनसे डेटा को प्रस्तुत किया जा सके। ये तीनों प्रकार याद रखिएगा भैया बहन, ये ऐसे सवाल आएंगे आपके एग्जाम में। सामान्यतः कई प्रकार के आरेखों का प्रयोग होता है। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण आरेख जो हैं, महत्वपूर्ण डायग्राम्स जो हैं जिनके द्वारा आप डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, वो है ज्यामितीय आरेख, दूसरा है बारंबारता आरेख और तीसरा है अंकगणितीय रैखिक आरेख। सबसे पहले हम ज्यामितीय आरेख के पास आते हैं, यानी ज्योमेट्रिक डायग्राम के पास आते हैं कि ज्योमेट्रिक डायग्राम होता क्या है। तो जियोमेट्रिक डायग्राम में 2 तरह के डायग्राम आते हैं। ये एक बार सवाल आया था कि बार ग्राफ है यानी दंड आरेख है, इसकी क्या विशेषता है। तो अभी आगे चल के इसमें भी NCERT की किताब में भी ये सवाल एकदम डिक्टो दिया हुआ है, एकदम सेम टू सेम। ये सवाल SO के पेपर में भी एक बार पूछा गया था जब UPSC ने पेपर कराया था। तो इसको अभी हम बताएंगे जब इसके बारे में पढ़ेंगे कि ज्यामितीय आरेख जो है यानी जियोमेट्रिक डायग्राम जो है। अब अभी तक हमने पढ़ा क्या कि डेटा को 3 तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, टेक्सचुअल, टेबुलर और तीसरा कौन सा, तीसरा डायग्रामेटिक या ग्राफिकल, जिसको कहते हैं आरेखीय निरूपण डेटा का या आरेखीय प्रस्तुतिकरण डेटा का। अब वो आरेखीय प्रस्तुतिकरण भी होता है जो डेटा का ना, उसमें 3 तरह के डायग्राम बनते हैं। कौन कौन से, एक ज्यामितीय आरेख, एक बारंबारता आरेख और एक अंकगणितीय रैखिक आलेख। तो ज्यामितीय आरेख के बारे में हम पढ़ें। ज्यामितीय आरेख में 2 तरह के आरेख आते हैं, एक दंड आरेख, एक वृत्त आरेख। ये अच्छे से आप कनेक्ट करते हुए चलेगा कि जो ज्यामितीय आरेख पढ़ेंगे उन 3 प्रकारों में से ज्यामितीय आरेख भी 2 तरह का होता है। एक उसमें होता है बार ग्राफ, दंड आरेख को इंग्लिश में कहते हैं बार ग्राफ, और वृत्त आरेख को कहते हैं पाई ग्राफ या पाई चार्ट। दंड आरेख 3 प्रकार के होते हैं। अब जो दंड आरेख आप पढ़ रहे हैं ये भी 3 तरह के होते हैं। तो ये पूरा कितना तरह से हो गया, एकदम पूरा सारणी आप फिर से मैं आपको एकदम याद दिलाता हूँ कि सबसे पहले पढ़े प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। 3 तरह से प्रेजेंट डेटा को करना सीखे, टेक्सचुअल, दूसरा नंबर क्या टेबुलर, तीसरा नंबर फिर क्या डायग्रामेटिक या ग्राफिकल। अब फिर 2 पढ़ लेते हैं, पहले टेक्सचुअल या टेबुलर, उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करना नहीं, मेन फोकस आपका सिलेबस का पार्ट है डायग्रामेटिक या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो डायग्रामेटिक या ग्राफिकल यानी जिसको आरेखीय प्रस्तुतिकरण कहते हैं डेटा का, वो होता है, उसमें डायग्राम बनते हैं 3 तरह के या वो होता है 3 तरह का, एक ज्यामितीय आरेख, दूसरा बारंबारता आरेख और तीसरा होता है अंकगणितीय आरेख। अब इसमें भी जो ज्यामितीय आरेख है वो 2 तरह का होता है, कौन सा, दंड आरेख और वृत्त आरेख। अब इसमें दंड आरेख भी 3 तरह का होता है, एक सरल दंड आरेख, एक बहुदंड आरेख और एक होता है घटक दंड आरेख। तो एक एक करके पढ़ेंगे। इसमें इतना डीप में पहुंच के नहीं आएगा, लेकिन ये सवाल आ सकता है कि दंड आरेख क्या होता है, इंग्लिश में वही बार ग्राफ क्या होता है, या बार ग्राफ में जो लेंथ होती है, जो विड्थ होती है, इसके रेक्टेंगुलर जो बनती हैं उनकी क्या विशेषता होती है, ऐसे सवाल आ सकते हैं। तो दंड आरेख यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं बार ग्राफ या बार डायग्राम, और इसकी विशेषता क्या है। तो सबसे पहले दंड आरेख होते हैं 3 तरह के। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं किसके बारे में, सरल दंड आरेख के बारे में। दंड आरेख 3 तरह के होते हैं, पहला सरल दंड आरेख, दूसरा बहुदंड आरेख और तीसरा घटक दंड आरेख। तो सरल दंड आरेख के बारे में पढ़ते चलते हैं। सरल दंड आरेख के अंतर्गत समान अंतरालों तथा समान विस्तार वाले आयताकार दंडों का एक समूह प्रत्येक श्रेणी के आंकड़ों को दर्शाता है।
जैसे अब फिगर से मैं आपको बताऊँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, ये है एक सरल दंड आरेख ये। अब ये करोड़ में नॉन वर्कर और मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर, नॉन वर्कर, मेन वर्कर और मार्जिनल वर्कर, ये तीनों की संख्या को दर्शा रहा है करोड़ में। तो इसको अगर सारणी बना के प्रस्तुत करें तो एक सारणी बनाएंगे, उसमें एक इधर कॉलम रहेगा, उसमें टोटल नंबर मतलब टाइप ऑफ वर्कर, इधर रहेगा नंबर ऑफ वर्कर करोड़ में। तो उसमें लिखेंगे फिर नॉन वर्कर, मेन वर्कर, मार्जिनल वर्कर तीनों को, और उसमें सारणी बना के लिखेंगे, समझाएंगे। लेकिन टेबल से कितना की चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि एक टेबल बना दिया, उसमें समझाया नॉन वर्कर कितने, मार्जिनल वर्कर कितने हैं 9 करोड़, और उसके बाद में मेन वर्कर कितने हैं 31 करोड़, और नॉन वर्कर्स कितने हैं 62 करोड़। ये इंडिया के संदर्भ में समझ लीजिए या किसी भी देश के संदर्भ में समझ लीजिए। तो आप जब ग्राफ के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से इसको समझाया तो देखिए कितना आसान हो गया समझना कि सबसे बड़ा बार किसका है, सबसे बड़ा दंड जो है वो किसका है, वो है नॉन वर्कर का। यानी जिस देश की बात हो रही है, जहाँ की बात हो रही है, उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान क्या है, वो सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो नॉन वर्कर की है। फिर उसके बाद में ये दिख रहा है एकदम इजीली, इसलिए कहते हैं कि जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा होता है, ये कम एक्यूरेट हो सकता है, लेकिन समझने के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा बेहतर होता है, चाहे टेक्सचुअल के कंपैरिजन में हो चाहे टेबुलर के कंपैरिजन में। तो वही ये यहाँ जो हम पढ़ रहे थे अभी, कि इसमें होता क्या है कि सरल दंड आरेख के अंतर्गत समान अंतरालों तथा समान विस्तार वाले आयताकार दंडों का एक समूह प्रत्येक श्रेणी के आंकड़ों को दर्शाता है। ये आयताकार ये दंड बने हुए हैं, आयताकार बार, तो ये अलग अलग श्रेणी के डेटा को दर्शा रहे हैं। यही होती है बार ग्राफ की विशेषता। दर्शाता है दंड की ऊंचाई या लंबाई आंकड़ों के परिमाण को प्रकट करती है, कि आंकड़ों की संख्या जितना ज़्यादा होगी जिस वर्ग के अंतर्गत, जितना ज़्यादा नंबर्स होंगे उसमें उतना ही लंबा उसका बार बनेगा, उतना ही बड़ा, उतना ही लंबा उसका बार यानी कि दंड बनेगा। तो दंड की जो ऊंचाई होती है, दंड की जो लंबाई होती है उसको कह लीजिए, या ऊंचाई होती है, जो भी आप कहना चाहें, वो दर्शाती है कि उस वर्ग में शामिल होने वाले या उस वर्ग में पढ़ने वाले एलिमेंट की संख्या कितनी ज़्यादा है। जितना लंबा या जितना ऊंचा वो दंड होगा, जितना ऊंचा बार होगा, उस वर्ग में पढ़ने वाले जो स्पेसिफिक जो डेटा है, आंकड़ा है, उसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। जैसे इसमें सबसे बड़ा बार किसका है, नॉन वर्कर्स का है, और उसकी संख्या 62 करोड़, तो उसका दंड देखिए सबसे बड़ा है तीनों में से, ये देख लीजिए। तो और ये शुरू कहाँ से होता है, यहाँ देखिए, ये लेवल 0 से शुरू होता है। ये जो नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन गई है ना, क्षैतिज रेखा, ये लेवल 0 से शुरू होता है, या 9, यहाँ 31, यहाँ 62 ऐसे, तो ये 0 से शुरू होता है। बाकी इसकी जो छिटपुट विशेषताएं हैं वो यहाँ पे लिखी हुई हैं, आप आराम से पढ़ सकते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं। तो सरल दंड आरेख होगा। सरल दंड आरेख के बाद में अब जैसे ये इसी चीज़ को यहाँ पे अगर भारत के प्रमुख राज्यों में साक्षरता दर को दर्शाना हो, तो यहाँ आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, जितने भी भारत के प्रमुख राज्य हैं वहाँ पे साक्षरता दर्शानी है, तो ये हो गया टेबुलर फॉर्म। ये देखो टेबल के माध्यम से दर्शाया। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है या जिसको इतना ज़्यादा नहीं टाइम में समझने के लिए, तो टेबल के फॉर्म में समझने के लिए ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन इसी को अगर सारणी के माध्यम से, सारणी टेबल एक ही होता है, इसी को अगर डायग्राम के माध्यम से बना दिया जाए, बार ग्राफ बना दिया जाए, तो उसको आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा। वो अभी आप देखेंगे। ये देखिए, ये जो टेबल है इसी के रिस्पेक्ट में ये बना दिया है, ये डायग्राम बना दिया है। अब इसको समझना बहुत आसान हो गया कि आंध्र प्रदेश का जो बार है कितना बड़ा है, वो 75.6 तक जाता है, असम का उससे ज़्यादा 78.8 तक। अब यहाँ सबसे ज़्यादा साक्षरता दर भारत में पूरे देश में किसकी है, तो देखो केरल वाला बार सबसे बड़ा है, या देखिए 96। तो इसको आप समझ के देखते ही पता लगा ले जाएंगे कि केरल का जो बार है वो सबसे बड़ा है, यानी केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो कोई नहीं भी पढ़ा लिखा है उसके सामने ये आप टेबल रख, ये जो बना हुआ है आरेख रख दीजिए, ये बार डायग्राफ, तो जो वो देख लेगा, वो बता दीजिए कि जिसका सबसे लंबा होगा वो जो डायग्राम है या दंड है, ये बार है, तो वहाँ वो सब चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाएगी। तो देख लेगा यहाँ केरल वाला जो बार है वो सबसे ऊंचा दिख रहा है, सबसे लंबा दिख रहा है, तो केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए ये बहुत उपयोगी होता है, बहुउपयोगी होता है। कौन? जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन होता है डेटा। तो टेक्सचुअल जो प्रेजेंटेशन होता है डेटा का, और टेक्सचुअल से अगर डेटा बहुत बड़ा है कि एक पैराग्राफ में नहीं आ सकता, तो फिर उसकी सारणी बना देते हैं, फिर टेबुलर आता है टेक्सचुअल के बाद। और फिर अगर टेबल भी बहुत बड़ा बन रहा है या बहुत कॉम्प्लेक्स डेटा सेट का टेबल है वो जिसको समझना आसान नहीं है, तो फिर हम जाते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के पास, कि उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा आसानी से क्लियरली विजुअल होती हैं, हम समझ पाते हैं। तो सरल दंड आरेख हमने पढ़ लिया। अब सरल दंड आरेख के बाद में दूसरा होता है बहुदंड आरेख। बहुदंड आरेख का मतलब में ये होता है कि एक ही साथ एक से ज़्यादा दंड यानी एक से ज़्यादा बार बनाया जाए। जैसे ये जान लीजिए, यहाँ आप साक्षरता दर मानो जनगणना में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के अलग अलग राज्यों का जो है कितनी वो रही है साक्षरता। अब इसी में ये 2011 का 2001 की जनगणना के हिसाब से कंपेरिजन कर दें, तो जितने बार बने हुए हैं उसी के बगल में एक 2011 का बना है, एक 2001 का उसी के साथ में बन जाएगा, और फिर कंपेरिजन कर लेंगे तो कितने दंड हो गए, तो एक से ज़्यादा दंड हो गए। अब उसी में अगर कोई चाहे तो 1991 वाली जो जनगणना है तो उसका भी दंड एक साथ में जोड़ दे, तो तीनों को फिर और कंपेरिजन कर लेंगे कि किस गति से ऐसे बड़ा है। तो अगर ऐसा आरेख बनाया जाता है कि जिसमें एक से ज़्यादा दंड हो, एक से ज़्यादा बार हों, तो वहाँ उसे कहते हैं बहुदंड आरेख या बहुदंड आरेख। अब बहुदंड आरेख के बाद में फिर आता है घटक दंड आरेख, जिसको कहते हैं कंपोनेंट बार डायग्राम। तो कंपोनेंट बार डायग्राम को हम चार्ट भी कहते हैं। जब हम चार्ट बना रहे होते हैं तो एक ही समय पर कई सारे गुणधर्म, गुणदोष उसमें बनाए जाते हैं। तो
जो घटक दंड आरेख है यानी कंपोनेंट बार डायग्राम है उसकी विशेषता क्या है ये देख लेते हैं। घटक दंड आरेख यानी कंपोनेंट बार डायग्राम को चार्ट भी कहते हैं या उप आरेख भी इसे कहा जाता है। इसका प्रयोग अलग अलग तरह के घटकों ऐसे तत्व या भाग जिनसे वस्तु का निर्माण होता है उसे घटक कहते हैं। तो उन घटकों के आकारों की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है कि इसका घटक दंड आरेख का, कि कोई वस्तु जिन अलग अलग तरह से के पदार्थों से वस्तुओं से कंपोनेंट से बनी हुई है उन कंपोनेंट में अगर कंपेरिजन करना हो तो हम घटक दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। घटक दंड आरेख उसके लिए बनाते हैं। उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया कि अलग अलग उत्पादों की बिक्री से प्राप्त धन किसी प्रारूपी भारतीय परिवार के व्यय की मदें, जैसे कोई परिवार है वो कुछ कमा रहा है तो उसमें कितना खान पान पर खर्च कर रहा है, कितना किराए पर खर्च कर रहा है, कितना दवा पर खर्च कर रहा है, कितना शिक्षा पर, कितना बिजली पर। तो इन सबको अगर एक ही जगह लिखना हो, एक ही जगह इनका आरेख बनाना हो जिसे समझने में आसानी हो तो हम घटक दंड आरेख बनाएंगे। वो कैसे बनता है वो एग्जाम्पल की तरह आप समझेंगे भी। ये बहुत दंड आरेख का देखो अभी मैं आपको बता रहा था तो उसका कंपेरिजन है कि 2001 और 2011 2 सालों में जो अलग अलग भारतीय राज्यों में जो साक्षरता की दर रही है। देखो ये जो सफ़ेद वाला बार है ये है 2001 का साक्षरता दर और जो काला वाला बार है वो है 2011 का साक्षरता दर। तो उसी हिसाब से अलग अलग राज्यों में कैसे कैसे है ये इसमें बनाया गया है। तो आप देख सकते हैं इसको कहते हैं बहुदंड आरेख। घटक दंड आरेख उसी तरह से इसी में अगर ये जो 2 बार एक साथ में बने हुए हैं इसी में अगर किसी परिवार की आय और व्यय में कितना खाने पर खर्च होता है, कितना फीस पे, कितना किराए पे, इन सब का अलग अलग 3-4 बार बना दिया जाए तो उसको जो कंपोनेंट से किसी भी डेटा में अलग अलग तरह के कंपोनेंट से रिलेटेड डायग्राम बने तो वो घटक बार आरेख हो जाएगा। या एक से अधिक बार बना हो और अलग अलग प्रॉपर्टीज को दर्शाता हो या ये सेम गुणधर्म के ऐसे डेटा को दर्शाता हो जिसमें कंपैरिजन करना हो हमको, तो वहाँ पे ये बहुदंड आरेख का प्रयोग करते हैं। और घटक के लिए किसी वस्तु को बनने में जो से घटक लगे हैं या किसी घटना या इंसिडेंट में जो कंपोनेंट जिम्मेदार हैं उनके लिए अगर हमें बार डायग्राम बनाना है तो वहाँ पे हम बनाएंगे कंपोनेंट बार डायग्राम। तो होप सो कि आप समझ गए होंगे। वैसे पढ़ते भी चलिए। तो अब अभी हम क्या पढ़ रहे थे ये पढ़ रहे थे हम ज्यामितीय बार ग्राफ या ज्यामितीय आरेख। ज्यामितीय आरेख में हमने बताया कि उसमें 2 मुख्य आरेख होते हैं, एक बार ग्राफ यानी दंड आरेख और दूसरा होता है पाई ग्राफ यानी कि वृत्त आरेख। तो बार डायग्राम जब हमने पढ़ा तो बार ग्राफ 3 तरह का होता था, सरल बार ग्राफ और उसके बाद में या सरल दंड आरेख और दूसरा होता था बहुदंड आरेख और तीसरा हमने पढ़ा है घटक दंड आरेख। तो वो तीनों हमने कंप्लीट कर लिए बार डायग्राम। अब हम पढ़ेंगे पाई डायग्राम यानी जिसको कहते हैं हिंदी में वृत्त आरेख। तो वृत्त आरेख भी एक घटक आरेख है। तो वृत्त आरेख भी कम्प्लीटली घटक ही आरेख है। घटक आरेख की क्या विशेषता होती है कि कोई वस्तु या कोई घटना या कहीं भी किसी भी चीज़ का अगर उसमें कौन कौन से कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं, कौन कौन से कंपोनेंट प्रयुक्त हुए हैं, अगर उनका पूरा डिटेल ये कंपोनेंट वाइज उनका डिस्क्रिप्शन हमें देखना है तो उसके लिए हम घटक दंड आरेख का प्रयोग करते हैं। अगर दंड आरेख बना रहे हैं तो, नहीं तो वृत्त आरेख का प्रयोग कर देते हैं। तो इसे विजुलाइज करना कंपैरेटिवली और ज़्यादा आसान होता है। तो वृत्त आरेख का इस्तेमाल ही बेसिकली होता है कंपैरिजन के लिए या जिस भी वस्तु के बारे में हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, तो उसमें अलग अलग भागों को एकदम डिस्क्राइब करने के लिए अच्छे फॉर्म में वृत्त आरेख का प्रयोग होता है। और वृत्त आरेख भी एक घटक आरेख है, पर घटक दंड आरेखों के स्थान पर इसे एक ऐसे वृत्त द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जिसके क्षेत्र को आनुपातिक रूप से उन घटकों में विभाजित किया जाता है जिन्हें यह दर्शाता है। तो अगर किसी भी घटक को एक वृत्त दर्शाता है तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की कमाई वाला ही अगर दर्शाना हो तो कोई व्यक्ति महीने में मान लीजिए 10,000 रुपये कमाता है तो 1,000 उसका ट्रांसपोर्टेशन पे जाता है, 1,000 एजुकेशन पे जाता है, 2,000 रुपया उसका फूडिंग में जाता है, 3,000 रुपया और फ्यूल वगैरह मतलब और कोई अगर कंपोनेंट हो तो जाता है, 1,000 रुपया वो सेव करता है। तो ये सारे घटक को अगर इकट्ठे करके दर्शाना है तो उसके लिए वृत्त आरेख बना दीजिए, बहुत अच्छा बन जाएगा और आप उसको समझ भी अच्छे से पाएंगे। तो इस वृत्त आरेख का दूसरा नाम क्या है, वृत्त चार्ट भी इसको कहते हैं। यहाँ पर वृत्त को केंद्र से परिध और सीधी रेखाओं के द्वारा उतने ही भागों में विभाजित किया जाता है जितने घटकों की संख्या होती है। कि व्यक्ति का अगर कमाई 10,000 रुपये मान लीजिए उसको 5 या 6 घटकों में डिवाइड करना है। मान लीजिए एक खान पान पे कितना खर्च करता है, ट्रांसपोर्टेशन पे कितना, एक बच्चों के एजुकेशन पे कितना, एक क्लॉथिंग पे कितना, एक कहीं पर्यटक स्थल पे जाने से संबंधित अगर कोई चीज़ हो तो उस पर कितना, और कोई वाहन या अन्य खर्चे अगर मान लीजिए तो उस पर कितना। तो वो एक वृत्त में उसके उतने 6 पार्ट कर दिए जाएंगे और उसके घटकों के हिसाब से कि किस प्रोपोर्शन में कितना पैसा खर्च करता है उसी हिसाब से वो जो उतने वृत्तखंड बन जाएंगे एक्चुअली वो। और फिर हम अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे वो वृत्त का आकार देख के, वो वृत्तखंड का आकार देख के कि किस मद में कितना पैसा खर्च हो रहा है। और कंपैरिजन भी आसानी से हो जाएगा वो उस वृत्तखंड का आकार देख के कि कौन सा वृत्तखंड का आकार बड़ा है, कौन सा छोटा है। ये देखिए ये बहुखंड दंड आरेख का एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पे किसी बिहार के एक जिले में प्राथमिक स्तर पर नामांकन को दर्शाया गया है। यहाँ पे कि छात्रों के नामांकन के लिए जो है सीरीज है कि विद्यालय में नामांकित नहीं और विद्यालय में नामांकित कितने हैं। कि छात्र 91.5% जो हैं, जितने लोग विद्यालय में नामांकित होने चाहिए जितने हर 100 में से, तो 91.5% जितने लोग हैं उनका एडमिशन हो गया है, 8.5% का नहीं हो पाया है। और छात्राओं में 58.6% छात्राओं का एडमिशन हुआ है और 41.4% जो छात्र हैं उनका एडमिशन नहीं हुआ है। और सभी का एवरेज अगर लिया जाए तो 78% जो स्टूडेंट हैं जो स्कूल जाने की उम्र में है, ऐसे बच्चे उनका एडमिशन हुआ 78% का, 22% का नहीं हो पाया। तो इसको देखिए बहुदंड आरेख के द्वारा दर्शाया गया है। एक ही दंड में 2 अलग अलग इवेंट को दर्शाया गया है यहाँ पे।
अब हम जो वृत्त आरेख की बात कर रहे थे, तो अभी हमने जो बार ग्राफ वहाँ देखा था ना कि मार्जिनल वर्कर 9 करोड़ थे, 31 करोड़ कैसे थे, मेन वर्कर थे वो 62 करोड़ ऐसे थे, नो वर्कर। तो उसको हमने दंड आरेख से देखा था, उसी को हम जब वृत्त आरेख से देखते हैं तो इसमें और ही ज़्यादा आसान हो जाता है ये चीज़। तो आपने देखा कि अभी जो बार ग्राफ मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, मैं दिखा देता हूँ। ये सेम डेटा को जब ये बार ग्राफ के द्वारा डिनोट किया गया था, तो इसके कंपैरिजन में पाई ग्राफ अगर कंपैरिजन के लिए यूज़ करना है तो पाई ग्राफ इससे ज़्यादा इफेक्टिव दिख रहा है। यहाँ पे आप देखिए, ये वो सेम ही डेटा है कि वो जो वर्कर्स हैं अलग अलग जगह पे, माइनल में 9 करोड़ 31 करोड़ ऐसे हो गए, जो मेन वर्कर्स हैं 62 करोड़ हो गए नॉन वर्कर्स। तो उसको ऐसे पाई ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया है। तो ये मतलब कंपेरेटिवली ज़्यादा ही इफेक्टिव लग रहा है। अब इसकी कुछ विशेषताएं जान लीजिए। सामान्यतः वृत्त चार्टों को किसी वर्ग विशेष के निरपेक्ष मान के आधार पर नहीं बनाया जाता, बनाया जा भी नहीं सकता, क्योंकि वर्ग विशेष यहाँ काम ही नहीं करेगा। यहाँ पर सबसे पहले प्रत्येक वर्ग के मान को वर्गों के कुल मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। वृत्त आरेख में वृत्त को 100 बराबर भागों में बांट लिया जाता है, जिनमें प्रत्येक अंश 3.6 डिग्री बनेगा। मतलब 100 बराबर भागों में अगर बांटा तो एक वृत्त के सेंटर पे 360 अंश कोण बनता है, उसे 100 भागों में बांटेंगे तो 360 को 100 से भाग करेंगे तो 3.6 डिग्री हर भाग में बन जाएगा। 100 भाग जो इन्होंने बनाया है, चाहे त्रिज्या का मान कुछ भी हो, उसे 100 भागों में बांट लेंगे। कोण को जानने के लिए घटक को वृत्त के केंद्र से कक्षांतरित करना होता है, जिसमें प्रत्येक घटक के प्रतिशत अंकों को 3.6 से गुणा करना होगा। अब ये कह रहे हैं कि जैसे 100 भागों में बांटने का तात्पर्य क्या हो गया, प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। तो जब 100 भागों में बांट लेंगे तो हर एक भाग 1% को दर्शाएगा। समझ गया कि वृत्त के केंद्र पे तो बन गया 100 डिग्री का कोण, ध्यान से आप मेरी बात सुनेंगे। और उसे 100 भागों में बांटने के पीछे लॉजिक ये है कि हर भाग हो जाएगा 1/100, और 1/100 का मतलब होता है 1%। 1% का मतलब क्या हो गया, 1 × 1/100, परसेंट का मतलब 1/100 होता है, जैसे डेसिमल का मतलब 1/10 होता है। तो जब 100 भागों में उस वृत्त को बांट लिया तो वृत्त के केंद्र पर बन रहा है कोण 360 अंश का। 100 भागों में आपने बांटा है, तो 100 भागों में बांटा है तो 360 अंश बटे 100, तो 3.6 अंश हर एक भाग हो जाएगा। अब अगला काम क्या करेंगे कि जो भाग है हमारा, मान लीजिए कि उस पूरे 360 अंश को हमने 6 भागों में डिवाइड किया है, और एक भाग मान लीजिए 12 अंश है, दूसरा 14 अंश है, तीसरा 24 अंश है, ऐसे 6 भाग ऐसे हैं कि सब मिला जुला के 360 अंश बन रहे हैं, और परसेंट में सब मिला जुला के 100% बन रहे हैं। तो अगर हमको वो एंगल निकालना हुआ वहाँ पे, मान लीजिए तो एंगल निकालना हुआ तो क्या करेंगे, जितना परसेंट वो भाग बन रहा है उस वृत्तखंड का, वो परसेंट भागे 100 × 360 अंश, तो उतना एंगल हमको मिल जाएगा। और बाई द वे अगर हमको क्या निकालना है कि परसेंट निकालना है, तो एंगल दिया होगा तो वो एंगल और बटे 360 अंश और गुणे 100, तो हमको परसेंट मिल जाएगा। तो होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम पन्ने पे लिख के भी इसको बता दे रहे हैं आपको। हाँ, तो अब इस चीज़ को देखिए, जो मैंने अभी आपको कहा था कि इसको मैं बना के समझा दूंगा। कि जैसे एक जो पाई चार्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एक हमने सर्कल ड्रा किया, कोई भी रेडियस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको अपने असम्पशन में मतलब एज्यूम करके इसको 100 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। और 100 भागों में डिवाइड करने का अर्थ क्या होता है, मतलब इसको 100 लाइनें वहाँ पे नहीं खींची जाती, मतलब एज्यूम करके 100 भागों में डिवाइड कर लेते हैं कि हर एक भाग जो है वो 1% दर्शा रहा है, क्योंकि 100% का मतलब 1 हो गया, तो इसे 1 यूनिट मान के। और सर्कल का जो सेंटर होता है उस पर 360 डिग्री का एंगल बनता है, तो ये परसेंटेज और एंगल इसी को कॉम्बिनेशन चलता है पूरे पाई चार्ट के अंदर। कि अगर किसी विशेष मद में या किसी खर्चे में इतना एंगल, अगर वृत्तखंड का वो जो पार्ट है वो इतना एंगल ड्रा कर रहा है, तो वो कितना परसेंटेज हो गया खर्चे का। और अगर हमें परसेंटेज पता है खर्चे का, तो ये सर्कल बना देते हैं। और सॉरी, बीच में इंटरप्ट हो गया था। और उसके बाद में क्या है कि जितना परसेंट, अगर हमको परसेंट पता है तो हम एंगल ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे, और अगर हमें एंगल पता है तो वो उस मद में कितना खर्चा हो रहा है उसका परसेंट याद कर लेंगे। अब जैसे हम यहाँ 2 फिगर के माध्यम से आपको समझाएंगे कि यहाँ एक सर्कल है, सर्कल बहुत प्रॉपर नहीं बना है तो उसके लिए क्षमा कीजिए, पर ये समझने के लिए पर्याप्त है कि इस सेंटर के ऊपर वृत्त के या सर्कल के टोटल जो एंगल बन रहा है वो 360 डिग्री का बन रहा है। इसमें आप ऐड करेंगे 90 + 30 + 45 + 120 + 75, तो 360 आएगा। अब इसका अगर हमें ये याद करना है कि इतना एंगल वो विशेष मद में, मतलब किसी कोई एक कंपोनेंट वाला ही दर्शाने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो कोई खर्च का कोई कंपोनेंट ऐसा है जो जिसकी वजह से पाई चार्ट में सेंटर के ऊपर 30 डिग्री का एंगल बनता है, तो उस मद में कितने परसेंट खर्चा हुआ टोटल खर्चे का, तो वो अगर हमको याद करना है तो 30 डिग्री हमको एंगल पता है, तो यहाँ पहुँच जाएंगे। और 30 डिग्री एंगल है तो सबसे पहले जितना उस मद में खर्च हुआ 30 डिग्री, और उसके बाद में टोटल एंगल कितना बनेगा 360 डिग्री। तो 30/360, और हमें ज्ञात करना है परसेंटेज, तो गुणे 100%, तो 30/360 गुणे 100%। अब इसको काउंट करेंगे, अगर निकालेंगे तो 25/3% आ जाएगा। और इसको और ही ज़्यादा अगर मतलब डेसिमल फॉर्म में काउंट करना है तो इसको आप भाग करके देख लीजिए, जितना है 8.33 के आसपास आएगा, 8.33%। किस मद में, ये जो 30 डिग्री का एंगल बन रहा था ना, इस मद में कितने इसको इस 30 डिग्री के एंगल को अगर परसेंटेज में अगर कन्वर्ट करें तो ये कितना हो जाएगा,
25/3% उस पाई चार्ट में। उसी तरह से अगर यहाँ पे अगर 90 डिग्री वाला एंगल है कि इस मद में मान लीजिए कि खान पान के मद में जितना जितना खर्च हो रहा है उसको अगर पाई चार्ट के माध्यम से हम दर्शाएं तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है सेंटर के ऊपर, तो वो कितना % खर्च हो रहा है, तो उसके लिए फिर यहाँ पे आते हैं ये 90 डिग्री वाले एंगल के सामने ये आ जाएगा 90, यहाँ देख लीजिए 90 डिग्री बाई 360 डिग्री और गुणे 100%, चूँकि परसेंटेज में ज्ञात करना है तो 100%, तो 9 चौके 36 और 100/4 तो ये हो जाएगा 25%। ऐसा ही सारे मदों का ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ तो ये हो गया कि डिग्री कन्वर्ट्स इनटू परसेंटेज। अब फिर यहाँ परसेंटेज अगर कन्वर्ट करना हो हमको डिग्री में, कि एक पाई चार्ट आपको दिया हुआ है या पाई ग्राफ आपको दिया हुआ है और उसमें दिया गया है कि अलग अलग मदों में किसी मद में 15% हम खर्च कर रहे हैं, किसी मद में 5%, किसी में 10, किसी में 25, तो इन परसेंटेजों के रिस्पेक्ट में सेंटर के ऊपर कितना एंगल ड्रा होगा उस घटक का, उस कंपोनेंट का, अगर इसको ज्ञात करना है तो जैसे 5% वाला ज्ञात करना है तो 5% यहाँ ऊपर लिखा और टोटल परसेंट कितना है 100%, एक यूनिट के रूप में माना जा रहा है उसको, तो 5/100 और टोटल एंगल कितना सेंटर पे बन रहा है 360 अंश, तो 5/100 गुणे 360 अंश तो ये आ जाएगा 18 अंश। इसी तरह से मान लीजिए कि अगर जो 25% है, जिस मद में जिस कंपोनेंट के लिए 25% टोटल खर्चा है या 25% जो मतलब टोटल स्पेस कवर कर रहा है, तो वो कितना एंगल बना रहा होगा सेंटर के ऊपर, तो यहाँ पहुँच जाइए उसको काउंट करना है। तो ये 25% और टोटल परसेंट होता है 100, तो 25 गुणे 100 और एंगल सेंटर के ऊपर बनता है 360 है, तो 25/100 गुणे 360 है, तो इस मद में टोटल हो जाएगा कितना 90 डिग्री का एंगल ड्रा हो जाएगा सेंटर के ऊपर। तो होप सो ये चीज़ आप अच्छे से समझ गए होंगे। सेम चीज़ आप सबके लिए लागू होता है वो आप जान लेंगे यहाँ से। ये क्या है, एंगल से परसेंटेज, ये परसेंटेज से एंगल। तो ये हो गया पाई चार्ट। अब हम आ जाते हैं इसके पास में पाई चार्ट। ये जो मैं पाई चार्ट आपको समझा रहा था, तो होप सो कि ये परसेंटेज वगैरह इन्होंने जितना किससे गुणा करना है, क्या भाग करना है, ये आप समझा रहे थे, मैंने आपको समझा दिया। होप सो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यह जानना रोचक हो सकता है कि दंड आरेख द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़े भी अच्छी तरह ब्रिज चार्ट द्वारा दिखाए जा सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात है। जैसे आपको ये वाला जो वृत्त आरेख या पाई चार्ट के माध्यम से दर्शाया गया है, दंड आरेख भी इसका मैंने आपको दिखाया था, तो आप खुद से ही देख सकते हैं कि कंपैरिजन अगर करना हो तो दंड आरेख ज़्यादा पॉपुलर है या ज़्यादा प्रॉपर है या पाई चार्ट ज़्यादा प्रॉपर है। तो अगर कंपैरिजन या घटकों को दर्शाना है तो पाई चार्ट ज़्यादा प्रॉपर होता है, लेकिन ओवरऑल अगर आपसे पूछे कि ज़्यादा प्रेफरेबल कौन है, तो ओवरऑल ज़्यादा प्रेफरेबल बार आरेख होता है, यानी दंड आरेख होता है। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आए तो उसकी वजह भी आगे हम बताएंगे जब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर केवल इसकी आवश्यकता होती है कि वृत्त आरेख बनाने से पहले घटकों के निरपेक्ष मान को प्रतिशत में बदलना होता है, कि अगर वृत्त आरेख हमको बनाना है तो जितना घटक का निरपेक्ष मान है उससे परसेंट में बना लेंगे और फिर परसेंट के माध्यम से उसको वो जो सर्कल बनाएंगे उसमें उतने परसेंट के हिसाब से उसको डिवाइड कर देंगे अलग अलग पार्टों में, और फिर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है वो हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे अभी मैंने आपको जस्ट बताया कुछ सेकंड पहले। अब जैसे कार्य स्थिति के हिसाब से वाला ये जो हमने आपको दंड आरेख दिखाया था ना, कि सीमांत श्रमिक जिसको मार्जिनल श्रमिक कहते हैं, वो उसकी 9 करोड़ लोग हैं, उसको परसेंटेज में आपको दर्शाना है, तो कैसे परसेंटेज दर्शाएंगे। टोटल जनसंख्या टोटल है 102। सो ये अभी हमने बार ग्राफ भी इसका देखा था और हम अभी पाई ग्राफ के माध्यम से भी इस चीज़ को देख रहे हैं कि जैसे सीमांत श्रमिक यानी मार्जिनल जो श्रमिक थे उनकी संख्या कितनी थी, उनकी संख्या थी 9 करोड़, और टोटल जो लेबरर थे उनकी, लेबरर या नॉन लेबरर जो भी थे मिला के, उनकी संख्या थी 102 करोड़। तो 9/102 करेंगे, और अगर इसको परसेंटेज निकालना है तो 9/102 और परसेंटेज का मतलब 100, तो परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, तो 9/102 गुणे 100 और इतना परसेंटेज हो गया। तो जनसंख्या है 9 करोड़, लेकिन परसेंटेज में जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 8.8% आएगा। और कोणीय घटक अगर इसका निकालना है तो क्या करेंगे, तो अगर इसका कोणीय घटक निकालना है तो हम क्या करेंगे 9/102 गुणे 360 अंश, क्योंकि सेंटर पे एंगल कितना बनना होता है 360 अंश का, तो ये इतना कर देंगे तो हमको मिल जाएगा कितना एंगल 32 अंश का एंगल मिल जाएगा। इसी तरह से मुख्य श्रमिक के लिए, इसी तरह से गैर श्रमिक के लिए हम निकाल लेंगे परसेंटेज। तो आप देखिए कि टोटल जनसंख्या उसमें दिखाई गई 102 करोड़, प्रतिशत तो 100 हमेशा रहेगा, और कोणीय घटक जब उसको पूरा ऐड ऑन करेंगे तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो एंगल बनता है मैक्सिमम वो बनता है 360 डिग्री का, तो ये एडअप होकर पूरा 360 डिग्री का आ गया। अब इसको यहाँ पे पाई ग्राफ के द्वारा दर्शाया गया, तो देखिए कितना आसानी से इसे आप समझ पा रहे हैं। 9 करोड़ वाला ये वाला पार्ट हो गया, उसके बाद में 31 करोड़ वाला ये पार्ट हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया 62 करोड़ का। और इसमें कौन पार्ट किसके लिए है ये दर्शाया गया है, हम देख लीजिए रोटेशन में। तो इस तरह से इतना उपयोगी होता है कंपेरिजन के लिए और घटक वाले डेटा को प्रस्तुत करने के लिए कौन, पाई चार्ट या पाई ग्राफ। और इसमें परसेंटेज को एंगल को परसेंटेज में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं आपने देख लिया। आपके पेपर में सवाल आ सकता है कि वो जो वृत्त होता है, वृत्त आरेख होता है, उसमें वृत्त को कितने भागों में बांटते हैं, तो 100 बराबर भागों में बांटते हैं, और हर एक भाग 1% दर्शाता है, और 1% का मतलब 3.6 अंश दर्शाता है। चूँकि सेंटर के ऊपर 360 अंश का एंगल बनता है, तो 1% वहाँ पे 3.6 अंश दर्शा रहा होता है, यानी अगर 10% है तो वो 36 अंश दर्शा रहा होता है, इसी हिसाब से।
तो इस तरह से हमने देख लिया कि ये बार ग्राफ क्या होता है, बार ग्राफ क्या होता है, पाई ग्राफ क्या होता है, और डायग्रामेटिक में ही हम पढ़ रहे हैं अभी। और इसके बाद में अब हम बारंबारता आरेख पढ़ेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी डायग्राम। यानी अभी हमने पढ़ा क्या, वो जो हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन पढ़ रहे हैं, तो डायग्रामेटिक में हमने देखा था कि 3 तरह के डायग्राम बनते हैं, ज्यामितीय, और दूसरा बनता है फ्रीक्वेंसी डायग्राम, और तीसरा बनता है कौन सा, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ। तो उसमें से हमने पूरा पढ़ लिया है कौन सा, ज्यामितीय आरेख पढ़ लिया। दूसरा बारंबारता आरेख हम सेकंड वाला जो छोटा वीडियो बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। और ये काफ़ी दिन के बाद बना रहे हैं, तो थोड़ा सा शायद आप 1 से 2 बार देख लें तो समझ में आएगा। जो बारंबारता वाला अभी बनाएंगे कुछ ही देर में आपको अपलोड होकर मिल जाएगा, कल अपलोड कर देंगे। और ऐसे ये क्रम में 8 मई तक हमने प्रॉमिस किया, तो 8 मई तक हम पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप ऐसे रिवाइज करते चलिए, पढ़ते चलिए। और इसको जब मैं बनाता हूँ तो जो भी क्वेश्चंस होते हैं जो पेपर में पूछे गए हैं उसको भी इसमें मैं इंक्लूड जरूर करता हूँ उस हिसाब से। तो ये परीक्षा के लिए आपके नो डाउट बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है, तो इसे फॉलो कीजिए। और जिसको रेफरेंस के रूप में यूज़ करना है वो क्लास 11th की NCERT की किताब जो है उसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। किताब का जो नाम है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये भी आपके हेल्प के लिए मैं बता दूँ। हिंदी में है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी या स्टेट्स इन इकोनॉमिक्स, ये है बुक का नाम। 11th क्लास में NCERT में चलता है, तो ये एज ए नोट्स इसको यूज़ कर सकते हो। बाकी समझा मैं रहा हूँ, तो आपकी दिक्कत ये खत्म हो जाएगी। तो अब ये थोड़ा सा जल्दी में हम समराइज कर लें। तो हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण। तो इसमें 3 तरह के आरेख बनते हैं, कौन कौन से, एक ज्यामितीय आरेख, एक बारंबारता आरेख, और एक होता है अंकगणितीय रैखिक आरेख। और ज्यामितीय आरेख जो होता है ये 2 तरह का मूलतः होता है, दंड आरेख और वृत्त आरेख। और दंड आरेख होता है 3 तरह का, सरल दंड आरेख, और उसके बाद बहुदंड आरेख, और तीसरा घटक दंड आरेख। तो ये भी पढ़ लिया। उसके बाद हमने वृत्त आरेख यानी पाई चार्ट जिसको कहते हैं, पाई ग्राफ जो जिसको कहते हैं, उसको भी पढ़ लिया। और पाई ग्राफ का यूज प्रॉपर्ली ज़्यादा किसके लिए होता है, तो अगर कंपोनेंट के माध्यम से कोई डेटा ऐसा है जिसका कंपोनेंशियल फॉर्म हमको दर्शाना है, तो उसमें पाई ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। दंड ग्राफ का भी सेम काम के लिए इस्तेमाल होता है। इसमें देखिए लिखा हुआ, सामान्यतः वृत्त चार्टों को किसी वर्ग विशेष के निरपेक्ष मान के आधार पर नहीं बनाया जाता। यहाँ पर सबसे पहले वर्ग के प्रत्येक मान को वर्गों के कुल मान के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। और वृत्त को अगर पाई चार्ट हमको बनाना है तो वृत्त को मतलब असम्पशन में कितने पार्टों में डिवाइड करते हैं, 100 पार्ट में, और हर एक पार्ट जो है 3.6 डिग्री एंगल्स को दर्शा रहा होता है। और जो अभी हमने पेपर में 2 अलग अलग फिगर बना के आपको समझाया था, ऐसे कंपेरिजन के लिए भी बहुत आता है कि अगर 72 डिग्री का एंगल बन रहा है तो वो कितने % को कवर कर रहा है, या 14% का, मतलब एक पाई ग्राफ में कितने डिग्री का एंगल सेंटर पे बनेगा। इस तरह का जो सवाल है ये कई बार पूछा जाता है, तो वो वाला आप अच्छे से देख लेंगे, वो पार्ट उसका स्क्रीनशॉट लेके सीख लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। अब अगला जो आपको वीडियो मिलेगा वो मिलेगा बारंबारता आरेख का, यानी फ्रीक्वेंसी डायग्राम का। जो बात आपको समझ में नहीं हो आप कमेंट में लिखिए, उसका सलूशन आपका किया जाएगा। और अब ये लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि 8 मई तक ये पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें एक सवाल है कि क्या वृत्त आरेख द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले आंकड़ों के कुल मान का वृत्तखंड के क्षेत्रफल से कोई संबंध होता है? बिल्कुल संबंध होता है। ये क्या संबंध होता है आप खोजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जब हम बारंबारता आरेख के बारे में बताएंगे तो उसको पन्ने पे लिख के सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कि क्या रिलेशन होता है उसका। तो अब यहीं से वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप तैयार रहिए, तब तक इसको देखिए। थैंक यू।